हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल केपी इंस्टीट्यूशन में। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे ऑडियो प्रोग्राम की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के लेसन 3 का पार्ट 2। टॉपिक 3.2 उष्मा हीट। यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि जल्द ही गर्म पानी ठंडा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। थोड़े समय बाद दोनों बर्तनों में पानी का तापमान समान हो जाता है। अपने दैनिक जीवन में भी आप कई बार यह अनुभव करते ही होंगे। खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। जब दो वस्तुओं जिनका तापमान अलग अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तो उनका तापमान घट बढ़कर एक दूसरे के समान हो जाता है। यह आपने देखा ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों और किस कारण होता है? वस्तु के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे क्या कारण है? पहले ऐसा माना जाता था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जबकि ठंडी वस्तु में कम। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक प्रवाह होता है जब तक इसका स्तर दोनों में समान न हो जाए। इस तरल पदार्थ को कैलोरी कहा जाता था। कैलोरी की मात्रा बढ़ने पर तापमान की भी मात्रा बढ़ जाती है, ऐसा मानना था। कैलोरी का भ्रम कैसे टूटा? बेंजामिन थॉमसन 1753 से 1814, जिन्हें बाद में काउंट रमफोर्ड के नाम से जाना गया, एक जाने माने वैज्ञानिक व कुशल युद्ध विशेषज्ञ थे। उस समय तोपों की नलियों में सुराख करने के लिए एक विशेष किस्म की धातु काटने वाला संयंत्र लगी हुई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। इस खास किस्म के कटर्स को अश्वशक्ति से घुमाया जाता था। तोपों में छेद करते समय नली जल्दी ही गर्म हो जाती थी। कैलोरी के सिद्धांत के अनुसार तोपों की नलियों में भरी कैलोरी का तोपों में छेद करने पर रिसाव होने लगता है और इस कारण नली गर्म हो जाती थी। परंतु रमफोर्ड को यह बात जरा भी नहीं जची। उन्होंने कैलोरी सिद्धांत को परखने के लिए कई प्रयोग किए और पाया कि मात्र घर्षण से किसी भी धातु से बिना उसमें बदलाव लाए ढेर सारी गर्मी पैदा की जा सकती है। इस तरह गर्मी पैदा करने से धातु के द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी से उनका निष्कर्ष था कि तोपों में छेद करते समय गर्मी पैदा होने का असली स्रोत उन घोड़ों की ऊर्जा है जिनकी शक्ति से सुराख करने वाला यंत्र चलता है, यानी घोड़ों की ताकत ही घर्षण द्वारा गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। सन 1798 में उनका दावा था कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं हो सकती बल्कि यह ऊर्जा है। न्यूटन भी इसी प्रकार के मत रखते थे। सन 1840-50 में जूल के प्रयोगों से भी यही साबित हुआ। उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा की समतुल्यता को दर्शाया, जिसके बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम जानते हैं कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है, जिस कारण तापमान में बदलाव होता है। ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा बढ़ाने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है जबकि ऊष्मा घटाने पर वस्तु का तापमान कम हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है जबकि वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान कम हो जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक। पहला, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कैलोरी के स्थान पर किलो कैलोरी का भी उपयोग किया जा सकता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। दूसरा, चूँकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप है इसलिए ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणित 10⁻³ जूल। टॉपिक 3.2.1 ऊष्मा का संचरण। हमने देखा कि जिस प्रकार द्रव सदैव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, ऊष्मा का प्रवाह भी सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। आपने कक्षा 9वीं में ध्वनि के बारे में पढ़ा है कि ध्वनि संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सोचिए, क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? आइए हम ऊष्मा संचरण के 3 प्रकारों को जानें। इसमें पहला प्रकार है चालन, दूसरा प्रकार है संवहन, तीसरा प्रकार है विकिरण। पहला, चालन कंडक्शन। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री मोमबत्ती, लोहे, एल्यूमीनियम, कांच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड़, कुछ आल्पिन। सभी छड़ों पर बराबर दूरियों पर मोम से आल्पिन चिपकाएं।
छड़ के एक सिरे पर कपड़ा बांध लें ताकि पकड़ने में आसानी हो। दूसरे सिरे को मोमबत्ती की लौ पर रखकर गर्म करें। आप क्या देखते हैं? सभी छड़ों के आल्पिन गिरने का समय नोट करें। क्या आप बता सकते हैं कि किस पदार्थ की छड़ का आल्पिन सबसे पहले गिरा और क्यों? अब एक छड़ में मोमबत्ती से आल्पिन को इस प्रकार चिपकाएं कि बीच का स्थान खाली रह जाए। दोनों ओर आल्पिन समान दूरियों पर चिपकाएं। चित्र 5 में आप देख सकते हैं। अब छड़ को बीच में से गर्म करने पर क्या होता है? ऊष्मा के संचरण की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। आपने देखा कि धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी शीघ्र ही गर्म हो गया। गर्म होने पर छड़ के उस भाग के कणों की कंपनता बढ़ जाती है और उनमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे वाले अणुओं में ऊर्जा स्थानांतरण करते रहते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव है। चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऊष्मारोधी पदार्थ, इंसुलेटर्स। इसकी चालकता शून्य होती है, ऊष्मा का संचरण नहीं होने देते, जैसे एबोनाइट, एस्बेस्टस आदि। दूसरा कुचालक, बैड कंडक्टर। ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देते, जैसे लकड़ी, कांच आदि। तीसरा चालक, कंडक्टर। ऊष्मा का संचरण सरलता से होने देते हैं, जैसे धातु, जल आदि। दूसरा संवहन, कन्वेक्शन। क्रियाकलाप 3। विधि: एक फ्लास्क में पानी भरें और स्पिरिट लैंप पर गर्म करने रखें। इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंद डालें। क्या आप संवहन रेखाएं देख सकते हैं? फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर पेंदी का द्रव शीघ्र ही गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। इसका स्थान ऊपर का भारी द्रव ले लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता। इस प्रकार संवहन धाराएं चलने लगती हैं। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार होता है। नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाती है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। इसी प्रकार रात के समय में रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है, जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है, जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। इस प्रकार हवा का चक्र चलता रहता है। तीसरा विकिरण, रेडिएशन। क्या ऊष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बारे में विचार कीजिए। ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? प्रकाश की ही तरह ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। किसी भी गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होती है। यह देखने के लिए एक बल्ब, लालटेन, लैंप अथवा दिए के आसपास अपना हाथ रख कर देखें। चारों ओर आपको समान गर्माहट महसूस होगी। यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहलाता है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। सोचिए, गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे दिए गए क्रियाकलाप में मिलेगा। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री। एक बर्तन जिसे काले रंग से रंग दिया गया हो, एक स्टील का चमकदार बर्तन, एक मिट्टी का बर्तन। विधि: तीनों बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दें। अब कुछ समय बाद तीनों बर्तनों के पानी का तापमान थर्मामीटर की मदद से नोट करें। किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा। इसी प्रकार तीनों बर्तनों को किसी ठंडी जगह पर रख दें। किस बर्तन का तापमान सबसे पहले कम होगा? आपने देखा कि ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु के ताप पर, दूसरा वस्तु के रंग की उसकी सतह की प्रकृति पर। दूसरा वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर, कि उसकी सतह की प्रकृति खुरदुरा है या चमकदार। धन्यवाद।